तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। सीएम योगी ने आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं। आबकारी विभाग के नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र भी उन्होंने बांटे हैं। इस दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आरक्षकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि नवरात्रि के पावन दिनों में आबकारी आरक्षकों की भर्ती में 30% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मिशन रोजगार अभियान का क्रम है, जो कि 332 आरक्षी हैं, जिनके चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी। आरक्षण के सभी नियमों का पालन भर्ती करते प्रक्रिया ये पूरी हुई है। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि विगत 5.5 साल में ऐसे 5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को हमने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। और वहीं बात दूसरी खबर की कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से जुड़ती भी नजर आ रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। और ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसी न किसी मुद्दे पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में सपा ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा के प्रवक्ता अमीक जामेई ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर बैन को लेकर नया खेल इसको बता दिया। अमीक जामेई ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को 2024 में संसद में घुसने से जनता ने जो बैन लगाएगी और बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी। 2024 में ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल खेला है, पीएफआई को बैन करके। सवाल यह है कि चाहे आरएसएस को बैन करने की बात हो या पीएफआई को बनने की बात हो, दोनों ही इस देश के चरमपंथी और आरएसएस तो विशेषकर एक सुप्रीमेसिस्ट जातियों के प्रतिनिधित्व का संगठन है। तो समाजवादी पार्टी की अपनी ये समझ है कि हमने अपने 2 दिन के राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन में समाजवादी लोगों ने यह तय किया है कि 2024 में पूरे देश में आरएसएस ही नहीं, बीजेपी को संसद में घुसने से बैन लगाने का काम करना है। संसद में बैन लगाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। समाजवादी लोगों ने इस बात का आह्वान किया है। और वही सुभाषपा की सावधान यात्रा आज बस्ती के कुदराहा पहुंची है, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय ओपी राजभर ने सभा को संबोधित किया है। और इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों की समस्या को उठाते हुए कहा है कि सिपाहियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करने के सवाल पर जब उन्होंने सदन में इस मामले को उठाया तो किसी ने उनके पक्ष में हाथ नहीं उठाया। साइकिल अलाउंस बढ़ाने के लिए उनके मुख्यमंत्री से गहमागहमी भी नजर आई है। और इसलिए अब दूर दराज के पुलिसकर्मियों के लिए वे मांग करने के लिए जितने दिन वो जो नौकरी करेगा उसे उतनी ही तनख्वाह दी जाएगी और इसका कानून भी बने। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा है कि अखिलेश ने हमसे कहा है कि सीट हमारी होगी और सिंबल है वो आपका होगा और हमने समझौता किया, मगर हमारी दोस्ती का उन्होंने गलत फायदा उठाया। इसलिए हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो दुश्मनी भी उतने ही अच्छे से निभाते हैं। हमारा होगा सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। ये भी मैं जानता हूं। और अभी तक गिनती नहीं थी। जब माननीय दूधराम जी जीत के गए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूछा कि कैसे जीत गए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी की देन है कि हम लोग चुनाव जीत करके आए। इन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां कहां वोट है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर पहुंचे हैं। केशव का पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश के बयान पर कहा है कि अखिलेश अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के सरगना हैं। अखिलेश अगर अपराधियों को संरक्षण ना दें तो उनके पास विरोध के लिए कुछ नहीं बचेगा। पूर्व विधायक पर ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर बोले हैं कि यह संगठन देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। जो लोग पीएफआई की वकालत कर रहे हैं वे मुस्लिम वोटों को फसल काटना चाहते हैं। चाहिए जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं, तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और हिंदू की कौन कहे उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा।
और वहीं गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 4 अक्टूबर को होने वाले इस शोभा यात्रा में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इससे पहले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शोभा यात्रा के रूट की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में आज ड्रोन कैमरे से लगभग 252 घरों के छतों की निगरानी की गई, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सीएम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर अभी से निगरानी की जा रही है। कलश स्थापना के साथ मां भगवती की आराधना का पर्व 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना के साथ सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मां का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वही समाजवादी नेता आजम खान की मुश्किलों का दौर जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 17 साल पुराने नगर पालिका की तिजोरी चोरी से जुड़े मामले में मुखबिर की सूचना पर उनके हमसफर रिजॉर्ट पर जबरदस्त छापेमारी की है। एसडीएम सदर और सीओ सिटी अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस ने रिजॉर्ट्स के कमरों की तलाशी ली है और हालांकि घंटे भर से ज्यादा चले इस तलाशी अभियान में पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान साल 2005 में सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। इस दौरान रामपुर की नगर पालिका की तिजोरी चोरी होने की घटना घटी थी और इस तिजोरी में पालिका कर्मियों की तनख्वाह सहित 11,50,000 रुपए की नकदी थी। वहीं कुछ कारतूस भी चोरी हुए थे। घटना के समय आजम खान की राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कांग्रेस नेत्री रेशमा अफरोज पालिका परिषद की चेयरपर्सन थी और उस समय यह घटना काफी चर्चित हुई और दोनों ओर से आरोप लगाए गए। घटना के बाद चेयरपर्सन रेशमा अफरोज की अगुवाई में इस मामले की एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। क्राइम नंबर 77 है 2005 का। उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी। उसी के संबंध में सूचना थी, मुखबिर की इस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। नहीं, ये तो मुखबिर की सूचना थी और विवेचना का पार्ट है। बाकी जो सर्च वारंट नहीं मिला वो कहाँ का नहीं मिला, वो न्यायालय की प्रक्रिया है। उसके अनुसार जो न्यायालय आदेश करेगा उसी आधार पर कार्रवाई। और वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े पर यात्रियों से भी सफाई में सहयोग मांगा है और एनईईआर की ओर से स्टेशनों और ट्रेनों में सफाई की दिशा में रेलवे की तरफ से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गोमती नगर स्टेशन पर ट्रेनों के कोचों की ऑटोमेटिक प्लांट के जरिए होने वाली सफाई से 80% पानी की बचत की जा रही है। वहीं रेलवे ने इस साल 680 अतिरिक्त कोच लगाकर रिकॉर्ड कायम किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही गोमती नगर, सिधौली और गोरखपुर में रेल कोच रेस्तरां की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कोच भी अलॉट कर दिए गए हैं। गोरखपुर अमृतसर और गोरखपुर एर्नाकुलम के मध्य एक वीकली ट्रेन भी चलाई जाएगी। गोरखपुर पाटिलपुत्र एक्सप्रेस अब हफ्ते में 5 दिन की जगह रोजाना चलेगी। और वहीं देवी मां की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि भक्त बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जा रही है। मां स्कंद माता का जो रूप है मातृत्व को परिभाषित करता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कलश स्थापना के साथ मां भगवती की आराधना का पर्व 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना के साथ सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मां का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के अलग अलग रूप, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां की आराधना के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिनमें डांडिया बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है। डांडिया का आयोजन अलग अलग संस्थाओं द्वारा कराया जाता है। इसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। लड़कियां व महिलाएं इसमें बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इसका आनंद उठाती हैं। वैसे तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, परंतु
परंतु अब यह लखनऊ में भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में अपनी एक खास जगह बना ली है। इसी के तहत लखनऊ के एक सुप्रसिद्ध मंदिर के पंडित जी से हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें अपने यहाँ के कार्यक्रमों की जानकारी दी। भक्तों का भगवान है, भगवान को खुश करने के लिए विशेष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए भक्ति। जो भक्ति भाव से भगवान को बुलाएंगे, भगवान जरूर उनकी आवाज देंगे। और नवरात्र का अर्थ ये है 9 रात। 9 रात 9 देवी का पूजा, 9 देवी का आह्वान हुआ है। ऐसे 9 रात में 9 देवी का पूजा होता है, इसीलिए नाम नवरात्र रखा गया है। और वही रानी पोखरी में जाखल नदी पर बने नए पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तय समय पर विकास योजना पूरी कर जनता को समर्पित करना हमारी सरकार का संकल्प है। डोईवाला और रानी पोखरी के बीच बना पुल पिछले साल नदी में आई बाढ़ से टूट गया था, जिसके बाद इस पुल के निर्माण के लिए तत्काल सरकार ने 16 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराते हुए 6 महीने के भीतर ही पुल निर्माण का यह समय रखा, जिसके बाद एनएच लोक निर्माण विभाग डोईवाला ने तय समय में पुल बनाकर जनता को समर्पित कर दिया है। इस पुल का लोक निर्माण विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेताओं ने किया है। और साथ ही देहरादून में लंबर पुल लांघा मोटर मार्ग पर शीतला नदी के ऊपर बने 180 स्पान पुल का भी लोकार्पण कर जनता को यह सौगात के रूप में दिया गया है। एक नया वर्क कल्चर कि जिन योजनाओं का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, हमारी सरकार में जिनके भी शिलान्यास होंगे, उन सभी योजनाओं के लोकार्पण होंगे। यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी और इस दिशा में हमारा तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ जो समय की जो समयावधि है, उस समयावधि में ही काम हो, ऐसे भी निर्देश हमने और ऐसे भी जो पूरी योजना जो हमने बनाई है, उस योजना को जैसे कि कोई समय है तो उसी निर्धारित समय में वो योजना पूरी होगी। अन्यथा जो योजना पूरी नहीं होगी उसके लिए भी हमने उत्तरदायित्व फिक्स किया है। ये हमारा ये गडूल पट्टी गडूल क्षेत्र है और ये मेरी विधानसभा का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर सनगांव पुल से और कंडोली और खर्क मार्ग को लगभग जो 4 किलोमीटर का पर्वतीय क्षेत्र है, इस पे की भी मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। साथ में कन्या हाई स्कूल हर्रावाला में अभी जो हाई स्कूल को खुले कुछ समय हो गया है, लेकिन वहाँ पर कक्ष का आवश्यकता बहुत थी, बच्चे की संख्या बहुत थी, लेकिन कक्ष वहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, इसलिए वहाँ पर 3 कक्ष भी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा। और हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत सभी पेयजल योजनाओं का काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि इस समय जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की लागत से 510 पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और साथ ही जिले की 1289 स्कूल और 979 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल किल्लत को दूर किया गया है और अब तक 67,132 घरों में नए पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल संस्थान में अधिकारियों की कमी को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक पानी पहुंचे, जिसके लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन, और आज वो फलित भी हो रही, दिखाई भी दे रही है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए ये कम नहीं होता है। और वह उत्तराखंड के विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण अटैच कर दिया गया है। फिलहाल वो निलंबित हैं और इस दौरान वो अब गैरसैंण स्थित विधानसभा से अटैच रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले में मुकेश सिंघल को रितु खंडूरी ने हाल ही में सस्पेंड करने का आदेश जारी किया था और इसके बाद अब उन्हें गैरसैंण स्थित विधानसभा से अटैच कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती में लगे स्टाफ की नियुक्तियां समाप्त होने का मामला शांत अभी नहीं हुआ था कि अब खुद विधानसभा अध्यक्ष के निजी
निसंवर्गीय स्टाफ की भी बैकडोर से भर्ती होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसे भ्रामक प्रचार बताया। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि पूरे देश में विधानसभा अध्यक्ष मंत्रियों को अपना निजी स्टाफ रखने का विशेष अधिकार होता है, जो व्यक्ति की नियुक्ति तक उसके साथ होते हैं। दो चीजें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूंगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है, और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। और वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब दलों को अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बचाने की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी कहना है कि सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई, लेकिन सभी से एक अनुरोध भी है कि वो किसी धन पशु की बातों में ना आए और वो केवल हरिद्वार के विकास को देखते हुए काम करें और सही दिशा में वो आगे भी बढ़े। चुनाव हरिद्वार में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, मैं उसमें विजय प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है। लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उन समस्याओं का निदान करने वाले लोग सब एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सके। और आम आदमी पार्टी ने देहरादून में सरकार और भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली है। अंकिता हत्याकांड के बाद से सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। ऐसे में विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी ने गांधी पार्क से भ्रष्टाचार की शोभा यात्रा निकालने का काम किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। आम आदमी पार्टी जब तक राज्य में भ्रष्टाचार रहेगा उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य में भाजपा सरकार के राज में व्याप्त भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, हैवानियत और जो ये हवस के शिकारी हैं, इनके आतंक से राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए हमने आज गांधी पार्क से लक्ष्मीबाग शमशान घाट तक शव यात्रा कार्यक्रम निकाली है। ये शव यात्रा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की शव यात्रा है। अंकिता का हत्यारों को फांसी देने की यात्रा है। तो इस यात्रा में हमारे आम आदमी पार्टी के सिपाही बढ़ चढ़ करके जिन्होंने भाग लिया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो हम फिर आपकी गद्दी उखाड़ देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।